हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। ये आज की जो ऑनलाइन क्लास है 11th क्लास के बच्चों के लिए है, जो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसमें से हम नीट प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट, जितने भी चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, उन सारे चैप्टर में से हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूशन आपके लिए लेकर के आएंगे। करना यह है कि आपके सामने प्रश्न होगा और प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा सोचने के लिए कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे आपकी प्रिपरेशन और अधिक बेहतरीन हो जाएगी। आपने टॉपिक पहले पढ़ा है और टॉपिक से ही उठाए गए एमसीक्यू हैं, तो आपकी प्रिपरेशन जो है उसको और अधिक बेहतरीन बनने के लिए एक नया इनोवेशन लेकर के आया है जाखड़ क्लासेज। तो एक बार फिर से सभी बच्चों का जाखड़ क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? देखो, जो रेस्पायरेशन मैकेनिज्म जो होती है, रेस्पायरेशन जो मैकेनिज्म है यानी श्वसन क्रिया, वो किस प्रकार की क्रिया है? पहला ऑप्शन कहता है कि भौतिक प्रक्रिया है, दूसरा कहता है कि रासायनिक प्रक्रिया है, और तीसरा ऑप्शन कहता है भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्रिया है, और चौथा कहता है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू हुआ, 30 सेकंड का आपके पास में टाइम है। आपको सोचना है कि इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा, और आप अपनी प्रिपरेशन की जांच कर सकते हैं, यानी खुद का आंकलन कर सकते हैं। तो आपके लिए हुई बेहद खुशी का माहौल। तो आपके लिए 30 आपका जो 30 सेकंड का समय है वो आपका जारी है। सोचो कि इसके अंदर क्या हो सकता है। चलो चलो, कर दो नीट की खोपड़ी के अंदर क्रैक। हमें नीट की खोपड़ी में क्रैक करना है, छेद करना है उसकी खोपड़ी के अंदर। तो आपको ऐसी बेहतरीन क्लासों को साथ में जुड़ना होगा और इसी प्रकार से प्रिपरेशन करना होगा। चलो चर्चा करता हूं मैं। इसमें जो श्वसन जो होता है वो एक प्रकार की भौतिक और रासायनिक क्रिया होती है। भौतिक और रासायनिक क्रिया कैसे होती है, देखो बात करते हैं। रेस्पायरेशन के अंदर, रेस्पायरेशन से पहले क्या होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर O2 और CO2 का क्या हो जाता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो जाता है। तो एक प्रकार का कैसा हो गया, भौतिक परिवर्तन या भौतिक क्रिया हो गई। लेकिन जैसे ही यानी ब्रीथिंग की प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन गैस आती है और वो ऑक्सीजन गैस जाकर के किसी सेल के अंदर फूड मटेरियल को तोड़ती है, तो वो क्या कर देती है, यानी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है, प्लस में किसका मतलब फॉर्मेशन कर देती है, जल का फॉर्मेशन कर देती है, और प्लस में किसका, एनर्जी का। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन हो गई वो कैसी होगी, केमिकल। तो आपको याद रखना है श्वसन भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्रिया है। तो आपने पहले क्वेश्चन का आंकलन किया होगा। बढ़ते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ में। देखो, वक्षीय गुहा किसके संकुचन से बड़ी होती है? वक्षीय गुहा के अंदर पहले तो कौन कौन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि अधर तल के अंदर स्टर्नम होती है, जिसके साथ में पसलियां जुड़ी होती हैं। पसलियां पृष्ठ सतह के ऊपर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं ये, और नीचे डायफ्राम पाया जाता है। ये सारे के सारे भाग मिलकर के पशु का पिंजर बनाते हैं, वक्षीय गुहा का निर्माण करते हैं। अब कहता है कि वक्षीय गुहा किसके संकुचन से बड़ी हो जाती है, यानी आपके पास में पहला ऑप्शन है अंतरा प्रसुप पेशियां, दूसरा ऑप्शन है डायाफ्राम, और तीसरा है आपके पास में फेफड़े, और चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारे के सारे। तो आपको सोचना है कि किसके कारण से, यानी जो वक्षीय गुहा होती है उसमें संकुचन होने से वो बड़ी हो जाती है। सोचो, पहला आपके पास में अंतरा प्रसुप पेशियां, दूसरा डायफ्राम है, तीसरा फेफड़ा है, चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों के तीनों ही। उम्मीद करता हूं सोच लिया होगा। देखो बात करते हैं, यानी जब डायफ्राम के अंदर संकुचन होता है, किसके अंदर संकुचन होता है, डायफ्राम के अंदर संकुचन होता है। देखो, वक्षीय गुहा किसके संकुचन से, तो याद रखना डायफ्राम के संकुचन से वक्षीय गुहा जो होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यदि आपको ध्यान हो तो एक अंतरा प्रसुप पेशी होती है और एक बाह्य अंतरा प्रसुप पेशी होती है। डायफ्राम और बाह्य अंतरा प्रसुप पेशी में संकुचन होने से वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी ये बड़ी हो जाती है। और अंतरा प्रसुप पेशी में संकुचन होने से इसका आकार क्या हो जाता है, घटे जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट रहा। देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितनी प्रतिशत CO2 रक्त में बाइकार्बोनेट के रूप में बहती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। CO2 रक्त में बाइकार्बोनेट के रूप में कितना प्रतिशत, 7%, 23%, 50% और 70%। चार आपके सामने ऑप्शन है। 30 सेकेंड का आपका टाइम शुरू हुआ। सोचो सोचो।
उम्मीद करता हूँ सोच लिया होगा, अपने आंसर तक पहुँच गए होंगे। मैं चर्चा करता हूँ, इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 70%। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है रक्त में बाइकार्बोनेट के रूप में कितना प्रतिशत परिवहित होती है? 70%। आपको याद रखना है। यानी बाइकार्बोनेट के रूप में, किसके रूप में? देखो बाइकार्बोनेट जानते होंगे, बाइकार्बोनेट यानी बात करते हैं HCO3-, यानी बाइकार्बोनेट के रूप में ये 70% रूप से प्रवहित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेड स्पेस में कितनी हवा होगी? डेड स्पेस में कितनी हवा होगी? ऑप्शन नंबर 1 150 ml या सीसी, 350 सीसी, 500 सीसी और 1500 सीसी। सोचना शुरू करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो सोचो। चलो सोच लिया होगा। मैं चर्चा करता हूं। डेड स्पेस के अंदर 150 ml होती है। डेड स्पेस के अंदर कितना होता है? 150 ml होता है। ये नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव में फेफड़ों का आवरण है, देखो आपके पास में 4 ऑप्शन है। पहला है पेरिटोनियम, दूसरा पेरिकार्डियम, तीसरा प्लूरल झिल्ली, चौथा ग्लिसन कैप्सूल। इन 4 में से एक ऐसा आवरण है जो फेफड़ों के चारों ओर पाया जाता है। टाइम शुरुआत 30 सेकेंड का। शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो चर्चा करते हैं। इसके अंदर हो जाएगा प्लूरल झिल्ली। क्या हो जाएगा? प्लूरल झिल्ली। यानी देखो फुफ्फुस आवरण जो होता है उसको क्या कहा जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लूरल झिल्ली कहा जाता है। पेरिटोनियम पेरिकार्डियम किसके अंदर पाए जाते हैं? पेरिटोनियम पेरिकार्डियम मायोकार्डियम ये किसके अंदर पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, पेरिटोनियम पेरिकार्डियम ये जो झिल्लियां होती हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं? ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। शाबाश शाबाश। फिर से 30 सेकंड का टाइम चालू। ग्लिसन कैप्सूल पाया जाता है यकृत कोशिका के अंदर। पेरिकार्डियम पेरिटोनियम मायोकार्डियम ये झिल्लियां होती हैं। आगे आने वाली ऑनलाइन क्लास के लिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया। पेरिटोनियम पेरिकार्डियम झिल्लियां किस में पाई जाती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वसन तंत्र उत्पन्न होता है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम ओरिजिन बाई किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, एक्टोडर्म एंडोडर्म से और एंडोडर्म मेसोडर्म से। 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े हुए हैं। 30 सेकंड का टाइम शुरू हुआ। चलो सोच लिया होगा। ध्यान रखना, ये जो श्वसन तंत्र होता है इसका फॉर्मेशन एंडोमेसोडर्म से होता है। देखो 3 जननिक लेयर पाए जाते हैं, बाह्य जननिक स्तर, मध्य जननिक स्तर, अंतर्जननिक स्तर, यानी एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म। तो ये जो श्वसन तंत्र होता है इसका निर्माण एंडोमेसोडर्म से मिलकर के होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह संरचना जो श्वसन मार्ग में भोजन के प्रवेश को रोकती है, श्वसन मार्ग में भोजन के प्रवेश को रोकती है, ऐसी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है। ऐसी कौन सी संरचना है जो भोजन मार्ग श्वसन मार्ग में भोजन के प्रवेश को रोकती है? वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है फेरिंग्स, दूसरा लेरिंग्स, तीसरा ग्लोटिस, चौथा एपिग्लोटिस। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो चर्चा करते हैं। ग्रसनी जो है, जो फेरिंग्स है उसको हम कॉमन पाथवे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉमन पाथवे, क्योंकि इसके अंदर भोजन नली भी खुलती है और श्वास नली भी खुलती है। इसके ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ, उपास्थि का बना हुआ एक ढक्कन पाया जाता है जिसको घाटी ढक्कन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? घाटी ढक्कन कहते हैं। जो क्या काम करता है? श्वसन की क्रिया के समय देखो जब हम भोजन कर रहे होते हैं उस समय ये श्वास नली को ढकने का काम करता है। किसको कवर्ड करने का काम करता है? श्वास नली को ढकने का काम है करता है, ताकि भोजन का कोई कण श्वसन मार्ग में प्रवेश न करे। तो उसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। उसको क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस। देखो घाटी ढक्कन को एपिग्लोटिस कहा जाएगा और जो घाटी द्वार है उसको क्या कहा जाता है? ग्लोटिस कहा जाता है। और लेरिंग्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे, लेरिंग्स का मतलब क्या होता है? कंठ, और फेरिंग्स का मतलब क्या हो गया अपने पास में? ग्रसनी। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। मायोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? फेफड़ों के अंदर पाया जाता है, रक्त के अंदर पाया जाता है और पेशियों के अंदर पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। 30 सेकंड का टाइम शुरू हुआ। चूज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन।
चलो चर्चा करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मसल्स के अंदर। देखो पेशियों के अंदर क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन पाया जाता है, और आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हमें पता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है मायोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो पेशियों के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण से पेशियों का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। याद रखना कैसा रंग होता है, लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, मानव के फुफ्फुस यानी फेफड़े फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स पिंडों में बंटे होते हैं, यानी खालिस्तान खालिस्तान आपको दिए गए, आपको इसमें चूज करना है 3 दाएं 2 बाएं पिंड में, 2 दाएं 3 बाएं पिंड में, 2 दाएं 2 बाएं पिंड में, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 30 सेकंड का टाइम शुरू है। चलो सोच लिया होगा। आपको ध्यान रखना है मानव का जो फेफड़ा जो होता है उसके दाएं भाग में 3 लोब होते हैं और बाएं भाग में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकांश CO2 रक्त में किस रूप में प्रवहित की जाती है? अधिकांश CO2 जो होती है रक्त में किस रूप में बहती है? तो ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है यदि आपको ध्यान में हो, बाइकार्बोनेट के रूप में, और बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परिवहन, 70% परिवहन होता है। तो अधिकांश नाम आ गया तो आप पहुंच गए होंगे कि बाइकार्बोनेट के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? इसके बारे में सोचो। श्वसन केंद्र कहाँ होता है? सेरेबेलम में, मेडुला में, हाइपोथैलेमस में और सेरेब्रम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो सोच लिया होगा। इसका उत्तर होगा मेडुला के अंदर। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वहां पर क्या पाया जाता है, श्वसन केंद्र पाया जाता है, यानी श्वसन को नियंत्रित करने वाला जो सेंटर पॉइंट होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन वायु श्वसन मार्ग है। वायु श्वसन मार्ग क्या है? यानी सबसे पहले ट्रेकिया, उसके बाद में फेफड़े, कंठ, ग्रसनी, कुपिका आएगा, या फिर नाक, कंठ, ग्रसनी, ब्रोंकस, कुपिका, ब्रोंक्यूलस आएगा, या फिर नासा छिद्र, ग्रसनी, कंठ, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलस और कुपिका आएगा, या फिर नाक, मुख, फेफड़े आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है। 30 सेकंड का टाइम शुरू है। चलो चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। आपने सोचा होगा, देखो सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र आ जाएगा। अब बाह्य नासा छिद्र तो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या आ जाएगा, नासा छिद्र। अब हम जानते हैं नासा छिद्र आगे जाकर के नासा गुहा में खुलता है। नासा गुहा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। नासा गुहा किस में खुलती है, ग्रसनी में। ग्रसनी किस में खुल जाता है, कंठ में। कंठ किस में खुल जाता है, श्वास नली में, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया। ट्रेकिया किस में खुल जाती है, 2 श्वसनी में, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकस किस में खुल जाता है, छोटी छोटी श्वसनिकाओं में, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलस। और ब्रोंक्यूलस किस में खुल जाता है, एक घुंडी नुमा संरचना में खुल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एल्वियोली, यानी जिसको कहते हैं कुपिका। तो दैट इज करेक्ट आंसर, यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिक ऊंचाई पर मानव रक्त में आरबीसी। देखो क्वेश्चन है, जैसे जैसे व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है आरबीसी की संख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। अगला कहते हैं संख्या में घटेगी, आरबीसी संख्या में बढ़ेगी, आरबीसी आकार में घटेगी, आकार में बढ़ेगी। 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े हुए हैं। 30 सेकंड का टाइम शुरू है। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। देखो इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे जैसे ऊंचाई के ऊपर बढ़ते जाएंगे आरबीसी की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। आपको याद रखना ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुपिका की वायु में CO2 का आंशिक दाब कितना होता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार मतलब नीट प्रिपरेशन की एग्ज़ाम में, काफ़ी बार प्री बोर्ड में, मॉडल पेपर के अंदर, मेन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुपिका की वायु में CO2 का आंशिक दाब कितना होता है। पहला ऑप्शन है 40 mmHg, 42 mmHg, 44 यानी 44 और 46। तो ध्यान रहे 40 mmHg जो है वो कुपिका की वायु में CO2 का आंशिक दाब होता है। यानी किसका आंशिक दाब की बात कर रही है, PCO2 का मान कितना होता है, 40 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है।
टीवी प्लस का IRV ERV, टीवी प्लस का IRV RV, और टीवी प्लस का ERV और IRV प्लस का ERV। देखो इसका उत्तर हो जाएगा जवारी आयतन, अंतःस्वसित आयतन और बहिस्वसित आयतन। अंतःस्वसित आरक्षित आयतन और बहिस्वसित आरक्षित आयतन, और क्या हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम यानी ज्वारीय आयतन। आपको ये याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वियोजन वक्र बनाया जाता है वो प्राप्त होता है हाइपरबोलिक, सीधा, सिग्मोइड, नियत प्रकार का। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको याद रखना है, यानी किस प्रकार का प्राप्त होता है, सिग्मोइड प्रकार का प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही मसालेदार क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एवं मायोग्लोबिन में उभयनिष्ठ तत्व कौन सा है, यानी इन दोनों के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में आयरन, थर्ड है मैग्नीज, सेकेंड कॉपर है, और अगला है मैग्नीशियम। चलो ध्यान दें, इसका हो जाएगा आयरन। आयरन जो है हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में उभयनिष्ठ तत्व के रूप में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाक तंतु किससे जुड़े होते हैं, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। वाक तंतु किससे जुड़े होते हैं, क्रिकोइड से, एरिटिनोइड से, थायराइड एवं एरिटिनोइड से। देखो वाक तंतु जो है कंठ में पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक मुद्रिका आकार की संरचना पाई जाती है जिसको क्रिकोइड कहते हैं, और एक होता है एरिटिनोइड, और एक अपने पास में थायराइड एवं एरिटिनोइड। तो आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा थायराइड एवं एरिटिनोइड। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किसमें होता है। देखो फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किससे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ऑस्मोसिस से, नॉर्मल डिफ्यूजन से, और इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट से, यानी सक्रिय अभिगमन, प्रासरण से, सामान्य विसरण से, और सक्रिय अभिगमन के द्वारा। फेफड़ों की कुपिका में गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है, यह आपको ध्यान होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय एल्वियोली इन लंग्स। तो आपको ध्यान रखना है, सामान्य विसरण के द्वारा क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है, विटामिन है, रक्तवाहक है, त्वचीय वर्णक है, श्वसन वर्णक है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। ये हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, यानी श्वसन वर्णक होता है। बढ़ते हैं अगले मजेदार क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में ट्रेकियल छल्लों की संख्या होती है। देखो अपनी जो श्वास नली होती है उसके अंदर उपास्थि के बने हुए कुछ छल्ले पाए जाते हैं जिनके कारण से श्वास नली वायु नहीं होने पर पिचकने से रोकने का काम होता है। तो आपको याद रखना है कितने होते हैं, 20 से 24 होते हैं, 16 से 20 होते हैं, 24 से 28 होते हैं, 28 से 32 होते हैं। पहुंचो क्वेश्चन तक। तो ध्यान रहे 16 से 20 उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 16 से 20 उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी यौगिक बनाता है, ऐसा कौन सा है जो हीमोग्लोबिन के साथ में स्थायी यौगिक बना लेता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑल ऑफ दीज, यानी सारे के सारे ही। 30 सेकेंड का समय शुरू है। शाबाश को नेट की खोपड़ी में वास्तव में ही छेद करना है। तो इसी प्रकार से आपको जुड़ना होगा, वेट करना होगा, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते रहेंगे इसी प्रकार से ही। तो ध्यान रहे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ में एक स्थायी यानी स्टेबल कंपाउंड बनाने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फेफड़ों की कुल धारण क्षमता कितनी होती है। फेफड़ों की कुल धारण क्षमता 1 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, यानी फेफड़े कितनी मात्रा में यानी कितनी लीटर वायु को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो ध्यान रहे उत्तर रहेगा इसका 6 लीटर। कितना रहेगा, 6 लीटर। अब जिस प्रकार से मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं करेक्ट ऑप्शन, तो आपने क्या सोचा उसके साथ में आपको मैच करना है। अंत में आपको कैलकुलेट करना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। जो गलत हुए उनको फिर से रिवाइज करना है, फिर से समझना है, फिर से लिखना है और ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सवर यंत्र में एरिटिनोइड उपास्थि होती है। सवर यंत्र में जो एरिटिनोइड उपास्थि पाई जाती है वो प्रत्यास्थ होती है, हाइलिन होती है, कैल्सीकृत होती है, या फिर उपरोक्त सभी होती है।
तो मेरे लाडलो ध्यान दें, वो हाइलिन होती हैं। आजकल कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कई बार उपरोक्त सभी मिलता है और बहुत कम वो उत्तर मिलता है। ये पुराने ज़माने में हुआ करता था, यदि प्रश्न में दिखे उपरोक्त सभी तो उस पर टिका देते थे और वो वहाँ पर गलत हो जाता। तो आपको इससे बचना है, पूरा ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन कहता है कुप्पी की वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये ऊपर आया उसका उल्टा है, तो आपको याद रखना है। मैं ही बता देता हूँ कि 104 mmHg होता है। कितना होता है? 104 mmHg। तभी तो देखो क्या होता है, कुपिका के अंदर देखो ऑक्सीजन गैस प्रवेश कर जाती है और ये इसका आंशिक दाब कहलाता है। कैसा दाब कहलाता है? आंशिक दाब कहलाता है। डियर स्टूडेंट, 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके का इनोवेशन हुआ है ये, जिसमें आपको धीरे धीरे पूरी NCERT कवर करवाई जाएगी। और आप विश्वास रखिए, हमारे साथ जुड़िए, इसी प्रकार की प्रिपरेशन करते रहिए। आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने का काम राज एजुकेशन जाखड़ क्लासेज का रहेगा, जिसमें सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली ऑनलाइन क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी तैयारी में लगनता के साथ में जुटें। धन्यवाद।